नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है वार्ता प्रभात जनता की आवाज़। ये एक न्यूज़ पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है जो समाज में विभिन्न घटनाओं पे अपना आपको दिखाता है, जो भी समाज में घटनाएं घट रही हैं। और मैं अमित इस चैनल का, इस न्यूज़ पोर्टल का संस्थापक और मुख्य संपादक आप सब लोगों से आज मैं रूबरू हो रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि अब समय आ गया है कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी चाहिए। और समाज में जो, देश में जो, या पूरे विश्व भर में जो घटनाएं हो रही हैं, उनका हम आपके साथ उन घटनाओं को साझा करें और एक सटीक विश्लेषण करें। तो आज शुरुआत करते हैं बिहार चुनाव से। पिछले 1 महीने से 2 महीने से ये सब चल रहा था बिहार में। एक तरफ महागठबंधन था जिसमें आरजेडी एक मुख्य यानी राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की राष्ट्रीय जनता दल, जिसका नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं। एक तरफ से मुख्य दल महागठबंधन बिहार में वो था। और उसके पश्चात कांग्रेस का सबको पता है कि उनकी स्थिति क्या है देश भर में और ख़ासकर बिहार में। उसके बाद CPIM, CPI और माले, CPIM ML और मुकेश सहनी की मुकेश सहनी की भी एक पार्टी है, वो भी महागठबंधन का एक प्रमुख अंग था। दूसरी ओर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें नीतीश जी की पार्टी JDU, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक सत्ता पक्ष, ये सब एक तरफ थे और दूसरी तरफ से महागठबंधन। जो चुनाव परिणाम आए उससे ये साबित हुआ कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश जी पे ही अपना विश्वास जो है वो जताया है। अब लोग इसमें एक नीतीश जी ने ये चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले एक जो थी वो स्कीम लॉन्च की थी महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाओं को प्रति महीना 10,000 रुपये उनके अकाउंट में आना था। वो उसकी पहली किस्त भी आ गई थी। लोग इसको एक गेम चेंजर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि चुनाव में केवल एक ही फैक्टर काम नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें मिलके, हाँ हो सकता है इस पर कुछ प्रभाव, मैं इससे इनकार नहीं करता, इसका प्रभाव ज़रूर हुआ होगा खासकर महिला वोटरों पर। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। चुनाव आप कहें कि एक मुद्दे से हार जीत नहीं होती है, मुद्दे बहुत सारे होते हैं और फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद जब भी भिन्न भिन्न राजनीतिक दल इसका विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण में वो ये बहुत सारे चीज़ों को वो इसमें कंसिडर करते हैं। केवल एक चीज़, और हर विधानसभा में कुछ अलग अलग समीकरण होते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें कि राज्य का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें राज्य के मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों की भी थोड़ी बहुत अहमियत रहती है, लेकिन जब हम राज्य का चुनाव की ओर देखते हैं तो राज्य का चुनाव जो होता है वो लोकल मुद्दों पे, उस स्टेट के मुद्दे हावी रहते हैं। तो इसी में जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी थी जन स्वराज, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन मुद्दे जो उन्होंने उठाए वो बिहार के जलवंत मुद्दे हैं। कोर इश्यूज जो हम कहते हैं वो है और वो रहेंगे वहाँ पे। उनको
एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो भी गठबंधन या जो भी दल सत्ताधारी बन चुका है, उनको ये चाहिए कि इन मुद्दों का समाधान करें। बिहार में एक मुख्य मुद्दा पलायन है। अब हम हर कोई बात करता है पलायन की। उस पलायन के बीच में क्या है? उस पलायन का कारण क्या है? कारण स्पष्ट है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। यानी कि मैं जॉब ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरियां, स्वरोजगार के कई अवसर सरकार प्रदान कर सकती है लोगों को, जिसमें वो अपना जीवन यापन कर सकें। कम से कम जो गरीब तबका है उनको कुछ ऐसा सपोर्ट मिले ताकि वो अपना कुछ काम धंधा शुरू कर सके, जिससे उनको पलायन ना करना पड़े। कोई भी पलायन नहीं करना चाहता, अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, उनको वो करना पड़ता है। जब उनको अपनी जगह, अपने गांव, अपने ज़िला, अपने तालुका या अपने जो राज्य है उसमें बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको अवसर प्रदान नहीं होते हैं, तो वो दूसरे राज्यों का रुख करते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है, जहाँ पे बहुत सारे काम के अवसर प्राप्त होंगे, वो वहाँ जाते हैं। तो ये पलायन का मुख्य कारण यही है। अब इस पलायन को जो है एड्रेस करने के लिए लोगों ने क्या किया? प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ बोला, लेकिन यहाँ पे हर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, वो हर कोई प्रॉब्लम गिनाने में लगी हुई थी। उसका समाधान क्या होगा ये कोई नहीं बता रहा है। कैसे करेंगे? जैसे तेजस्वी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे या 3 करोड़ नौकरियां देंगे, दे दीजिए, पर कैसे देंगे? वो 3 करोड़ नौकरियां आएंगी कहाँ से? वो भी लोगों को समझाते चले तो लोगों का आप पे विश्वास बनता। दूसरी ओर एनडीए ने बहुत कुछ बोला। अब देखना यह है कि पिछले 20 सालों से एनडीए उसमें बिहार में शासन कर रही है। 2005 से मोटा मोटा लेके चले हम, 2005-2006 से बिहार कितना बदला है ये बिहार की जनता मुझसे ज़्यादा बेहतर, और बाकी जो लोग बाकी राज्यों से हैं या भारत के अन्य जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, वो यहाँ बैठ के ये नहीं बोल सकते कि क्या हुआ। कुछ चेंजेस हुई होंगी, कुछ परिवर्तन ज़रूर आए होंगे, जो लोगों ने नीतीश जी पे ही फिर से विश्वास किया है। तो मेरा ये मानना है इस जीत का एक कारण ये भी है कि विपक्षी की ओर से कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। उनकी क्रेडिबिलिटी मुझे लगता है बहुत निम्नतम स्तर पे है अभी। उनको लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहिए था कि हम जो कुछ बोल रहे हैं वो हम कैसे पूरा करें। आप हवा में नहीं बोल सकते कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, हम हर किसी को 10,000 रुपये देंगे। तो आपको जो स्टेट के रिसोर्सेज है और उन रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे आपका ध्यान होता तो मुझे लगता है कुछ फ़ायदा ज़रूर होता आपको। और दूसरी चीज़ ये कोई भी राजनीतिक दल हो, अंततः उसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि समाज के अंतिम छोर पे जो बैठा व्यक्ति है उसको कैसे लाभ पहुँचे। तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, सरकार को फैसिलिटेट करना चाहिए लोगों को। लोग तो फिर अपने आप काम करेंगे। अगर लोगों को अवसर दिखाएंगे आप उनको बहुत कम दरों पे लोन मुहैया कराएंगे तो वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उनको नौकरी पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे लगता है, लेकिन लोग क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और विपक्ष के पास काफ़ी समय था इन सब मुद्दों पे वो धरातल पे आते, रोज़ धरना देते, लोगों के बीच रहते, लोगों से बातचीत करते, अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू, अपने जितने भी सोशल मीडिया है उस पर बोलते, तो मुझे लगता है इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता। सबसे ज़रूरी बात है कि एक बात की गई जंगल राज, उसका काउंटर जो था वो शायद मुझे लगा महागठबंधन ने उसको सही ढंग से काउंटर नहीं किया उस चीज़ को।
उनको काउंटर करना चाहिए था, उनको भी बहुत कुछ बताना चाहिए था कि क्या हुआ है। 20 साल से तो वो सत्ता में नहीं है, कुछ एक दो बारी का छोड़ दीजिए जब नीतीश जी ने उनके साथ गठबंधन में आए थे कुछ महीनों के लिए 2015 के बाद, और फिर 2020-22 के बाद उन्होंने 2-3 बार फ्लिप फ्लॉप किया। लेकिन पिछली बार जब उन्होंने एनडीए का दामन फिर से थामा तो उन्होंने एक बात स्पष्ट की थी कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, अब हम एनडीए में ही रहेंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, हालांकि बीजेपी 330 से सीधा 240 पे आ गई, लेकिन उस चुनाव में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और बाकी छोटे छोटे दल जितने भी थे, जैसे शिवसेना थी शिंदे जी की, लोक जनशक्ति पार्टी थी रामविलास जी की, जो जिसको स्वर्गीय रामविलास जी के बेटे श्री चिराग पासवान अध्यक्षता करते हैं जिसकी, उसके बाद बहुत सारी पार्टियां थी, विभिन्न दल थे जो एनडीए के घटक दल हैं। उन्होंने कुल मिला के 290 के पार पहुंचा दिया। ये मैं प्री पोल अलायंस की बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के पहले ये अलायंस हुआ था। तो अलायंस को तो लोगों ने बहुमत दे दिया, लेकिन बीजेपी अपने दम पे बहुमत हासिल नहीं कर पाई। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन आप देखिए उसके बाद बीजेपी किस तरह से वापस लौटी है। एक झारखंड का चुनाव छोड़ दीजिए, बाकी सब बीजेपी ने अपने एक जीत सुनिश्चित की है। हर कार्यकर्ता को लगाया है, इवन कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी संगठन के, वो धरातल पे काम कर रहे थे, नज़र आ रहे थे, और मीडिया के और सोशल मीडिया के शोरगुल से बहुत दूर। तो परिणाम आपके सामने है, मैं कुछ कहूँगा नहीं इस पर। लोकतंत्र पे हार जीत बनी रहती है, आज जो जीता है कल उसको हारना है। तो डायनामिक वर्ल्ड है, चेंज होता रहेगा आगे। लेकिन एक बात है कि विपक्ष को एक मजबूत विपक्ष की तरह सामने आना पड़ेगा, उसके बगैर मुझे नहीं लगता है कि कोई चारा है उनके पास। यदि वो एक मजबूत विपक्ष की तरह, सकारात्मक विपक्ष की तरह अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो मुझे नहीं लगता वो सत्ता के पास भी आ सकते हैं। उनको थोड़ा बहुत विश्लेषण करना चाहिए। बीजेपी कितने साल विपक्ष में रही, इतने साल विपक्ष में रहने के बाद अब वो सत्ता में आई। कुछ एक बार वो अटल जी की सरकार में आई थी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, तो वो 5-6 साल, और उसके बाद फिर से कांग्रेस का उदय हुआ। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी निरंतर जीतते आ रहे हैं। उसके कारण क्या है, उसका विश्लेषण करना चाहिए, विश्लेषण की आवश्यकता भी है, और विपक्ष को उसके आधार पर ही अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और मेरे हिसाब से विपक्ष को एक लंबी सोच रखनी चाहिए, दूर की सोच रखनी चाहिए। वो पॉट शॉट का गेम नहीं खेल सकते कि T20 है तो चलो, ये टेस्ट मैच की तरह है। क्रिकेट में जैसे टेस्ट मैच 5 दिन का खेल होता है, 5 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहे T20 में, तो फिर आप कभी कुछ राज्यों में जीतेंगे, कुछ राज्यों में हारेंगे, और बड़े पिक्चर, लार्जर पिक्चर पे आप जीत नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब आपके कार्यकर्ता है ज़मीन से जुड़े हुए, उनसे आप फीडबैक लीजिए। जो आपका कार्यकर्ता जनता के बीच रह रहा है, उससे पूछिए कि ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है, धरातल पे क्या हो रहा है, लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे हम भी घूमते हैं, कई बार हम भी घूमते हैं, अमूमन लोग राजनीति की बात करते हैं, और हर चाय की दुकान पे या कहीं भी गांव में चौपाल होती है, वहाँ पे ये बातचीत होती है कि कौन मजबूत नेता है। उसी से आपको पता लगना चाहिए, वहाँ आपके कार्यकर्ता है। ऐसा तो नहीं है कि आपके कार्यकर्ता धरातल पे नहीं है, गांव में नहीं रहते, शहर में नहीं रहते, छोटे छोटे शहरों में नहीं रहते, हर जगह आपके कार्यकर्ता होंगे।
तो आप उन कार्यकर्ताओं से फीडबैक लीजिए ग्राउंड पे। अब आप एक चीज़ और, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल फुटप्रिंट्स बहुत बढ़ चुके हैं इंडिया में, तो केवल उस पर आप निर्भर रखेंगे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता आप कुछ कर पाएंगे। वो एक तड़का डाल सकता है जिसको कहते हैं, वो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट होता है, थोड़ा सा वो पुश कर सकता है। लेकिन जो राजनीति है, खासकर भारत में अगर देखा जाए तो राजनीति गांव से ही होती है। तो हर राज्य, अंत में इतना ही कहूँगा, हर राज्य का जो चुनाव है वो अलग है, जिला स्तर का चुनाव अलग है, निकाय चुनाव अलग है और राष्ट्रीय चुनाव अलग है। तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज के आज के इस जो संस्करण है हमारा, इसमें इतना ही। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक और मुद्दा लेके। तो इस कार्यक्रम का आप हमें नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्या रखें इसका नाम। अभी तो ये पहला ही वीडियो मैंने बनाया है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके जो सुझाव होंगे वो भी दीजिए, और आपके पास कुछ अपनी जानकारी हो वो भी साझा कीजिए। आने वाले दिनों में हम कुछ लोगों को आमंत्रित भी करेंगे। धीरे धीरे एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस पर लोग, जो इस देश की आम जनता है, उन लोगों में से हम लोगों को बुलाएंगे जो अपना विचार रख सके, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक बात पहुँचे, नेताओं तक बात पहुँचे, सकारात्मक बात पहुँचे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग राजनीति में हैं या पब्लिक लाइफ में हैं या कोई भी है, जब भी आप बात करें, चाहे आप किसी भी विचारधारा से प्रेरित हो, कोई भी हो, लेकिन अपनी भाषा पे संयम रखें। देखिए, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। विचारों की लड़ाई है। आप अपना विचार रखिए, दूसरे को दूसरे का विचार रखने दीजिए, फिर लोगों को तय करने दीजिए कि वो किस विचार के साथ सहमत है, असहमत हो सकते हैं। लेकिन अभद्रता, मुझे नहीं लगता लोकतंत्र में अभद्रता का कोई स्थान होना चाहिए। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं अमित आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगली बार फिर आपसे पुनः भेंट होंगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।